हुएन त्सांग, जिसे जुआनजैंग के नाम से भी जाना जाता है, एक चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक थे। उन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राप्त करने के लिए चीन से भारत की यात्रा की। 657 से अधिक भारतीय ग्रंथों को चीन में लाने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने चीन में उनकी उपलब्धता बढ़ाई और बौद्ध दर्शन और विचार के प्रसार में योगदान दिया। हुएन त्सांग ने अपनी यात्राओं के दौरान मिले विभिन्न राज्यों और शासकों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषि, व्यापार और वाणिज्य के विवरण सहित उस समय की आर्थिक स्थितियों पर भी चर्चा की। संक्षेप में, उनकी यात्राओं और लेखों ने बौद्ध धर्म और उसकी प्रथाओं को पूरे एशिया में फैलाने में मदद की। उनकी विरासत आज भी छात्रों को और बौद्धों को प्रेरित करती है। आइए उनकी इस साहस और कठिनाई से भरी यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हुएन त्सांग का जन्म ईस्वी सन 602 को चैनल्यू में हुआ था, जो अब चीन के हेनान प्रांत में है। एक लड़के के रूप में उन्होंने अपने पिता के साथ धार्मिक किताबें पढ़ना और उनमें मौजूद विचारों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अपने बड़े भाई की तरह वह झिंगटू मठ में बौद्ध अध्ययन के छात्र बन गए और 20 साल की उम्र में पूर्ण भिक्षु बन गए। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों की खोज में पूरे चीन की यात्रा की। उस समय के चीनी अनुवादों में असंख्य विरोधाभासों और विसंगतियों ने हुएन त्सांग को चिंतित कर दिया और बौद्ध धर्म के उद्गम स्थल भारत जाकर अध्ययन करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो गए। ईस्वी सन 627 में युद्ध के कारण तांग के सम्राट ताइजोंग ने विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी। फिर भी हुएन त्सांग ने बौद्ध ग्रंथ और शिक्षाओं के तलाश के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर पश्चिम की यात्रा करने का फैसला किया और 27 साल की आयु में भारत की यात्रा पर निकल पड़े। बिना अनुमति और छिपकर देश के बाहर जाने के कारण हुएन त्सांग को चीनी सैनिकों ने एक चौकी पर पकड़ लिया। उनका उद्देश्य और अटल निश्चय देखकर बाद में उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने गोभी रेगिस्तान से हामी शहर तक यात्रा की। उसके बाद पश्चिम में तियान शान की यात्रा की। अपनी पुस्तक में उन्होंने रेगिस्तान का वर्णन इस प्रकार किया है, इतना भयंकर कि वहां जीवन का कोई अवशेष नहीं पाया जा सकता। न तो कोई पक्षी है, न ही 4 पैर वाले जानवर, न ही पानी और न ही चारागाह। हुएन त्सांग कुछ समय के लिए तुर्पन में रहे, जहां उनकी मुलाकात राजा से हुई। पवित्र बौद्ध ग्रंथों के बारे में भिक्षु का ज्ञान देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी निरंतर यात्रा में मदद करने के लिए राजा ने उन्हें परिचय पत्र और कुछ मौल्यवान वस्तु प्रदान की। उन्होंने मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताशकंद, समरकंद को कवर करते हुए पार किया। उन्होंने पामीर पर्वत और आयरन गेट को भी पार किया। आगे वह आमू दरिया पार करने के बाद बामियाना देश पहुंचे। आज वह आधुनिक अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। उनके यात्रा वृतांत में बताया गया है कि वहां खड़े बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है जो पहाड़ों में चट्टान काटकर बनाई है, लगभग 140 फीट ऊंची और रत्नों से सजाई गई है। उन्होंने वहां और एक बुद्ध की विशाल तांबे की मूर्ति होने का जिक्र किया है। उसके बाद हुएन त्सांग गांधार की पुरानी भूमि पर पहुंचे, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है। यहां उनकी मुलाकात अपनी यात्रा में पहली बार जैन और हिंदू लोगों से हुई। उन्होंने हुंड में सिंधु नदी को पार किया और तक्षशिला पहुंचे। तक्षशिला में हुएन त्सांग ने पाया कि अधिकांश संघाराम स्थानीय शासकों के बीच लड़ाई के कारण बर्बाद और उजाड़ हो गए थे। ईस्वी सन 631 में हुएन त्सांग कश्मीर पहुंचे। उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र में 100 से अधिक मठ और 5000 से अधिक भिक्षु थे। यहां के निवासी 4 बड़े स्तूपों का सम्मान करते हैं जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए थे। हुएन त्सांग उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज पहुंचे। यहां हुएन त्सांग ने 10,000 भिक्षुओं और 100 मठों को देखा।
राजा हर्षवर्धन की शिक्षा और धर्म के प्रति आस्था देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने यहां बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में कुछ समय बिताया। ईस्वी सन 636 में ह्वेंत्सांग ने गिविशान, अयोध्या, कौशंबी, श्रावस्ती और नेपाल में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और कपिलवस्तु की यात्रा की। ईस्वी सन 637 में ह्वेंत्सांग ने लुम्बिनी से यात्रा शुरू की और कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र और बोध गया की यात्रा की। ह्वेंत्सांग ने बिहार राज्य के तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालय नालंदा में लगभग 5 साल बिताए। उन्होंने नालंदा में अपने समय के दौरान तर्कशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। नालंदा से ह्वेंत्सांग ने बांग्लादेश की ओर यात्रा की और 20 मठों की खोज की, जहां 3000 से अधिक भिक्षु हीनयान और महायान दोनों का अध्ययन कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश की यात्रा की और अमरावती और नागार्जुनकोंडा में विहारों का दौरा किया। अमरावती में उन्होंने अभिधम्म पिटक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने पल्लवों की शाही राजधानी और बौद्ध धर्म के केंद्र कांची की यात्रा जारी रखी। नालंदा लौटने से पहले उन्होंने नासिक, अजंता, मालवा, मुल्तान और प्रवाता की यात्रा की। राजा हर्षवर्धन के अनुरोध पर ह्वेंत्सांग को एक महान बौद्ध सभा में भाग लेने के लिए वापस कन्नौज बुलाया गया। सभा में पड़ोसी राजाओं, बौद्ध भिक्षुओं, ब्राह्मणों और जैनों ने भाग लिया था। राजा हर्षवर्धन ने ह्वेंत्सांग को प्रयाग के कुंभ मेले में भी आमंत्रित किया, जहां उन्होंने राजा हर्षवर्धन द्वारा गरीबों को उदारतापूर्वक उपहार वितरित करते हुए देखा। प्रयाग का दौरा करने के बाद वह कन्नौज लौट आए, जहां सम्राट हर्ष ने उन्हें भव्य विदाई दी। ह्वेंत्सांग चीन वापस जाते समय खैबर दर्रे से यात्रा करते हुए काशगर, खोतान और डुनहुआंग से होकर चीनी राजधानी चांगान पहुंचे। ह्वेंत्सांग चीन छोड़ने के 16 साल बाद ईस्वी सन 645 में अपने देश लौट आए थे। चीन लौटने पर उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया और एक महान जुलूस ने उनकी वापसी का जश्न मनाया। ह्वेंत्सांग 600 से अधिक महायान और हीनयान ग्रंथों, बुद्ध की 7 मूर्तियों और 100 से अधिक बौद्ध अवशेषों के साथ चीन लौटे। ईस्वी सन 646 में ह्वेंत्सांग ने अपनी पुस्तक द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स पूरी की, जो मध्ययुगीन मध्य एशिया और भारत के अध्ययन के लिए प्राथमिक स्रोतों में से एक बन गई है। ह्वेंत्सांग एक मठ से सेवानिवृत्त हुए और अपनी मृत्यु तक बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित की। ईस्वी सन 664 में युहुआ पैलेस, वर्तमान के टोंगचुआन, शानक्सी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पुस्तक में भारत के शहरी जीवन का वर्णन करते हुए कहा कि घरों का निर्माण लकड़ियों, ईंटों और गोबर से किया जाता था। लोग सूती, रेशम और ऊनी कपड़े पहनते थे। सड़कें गोलाकार और गंदी थीं। प्रयाग एक महत्वपूर्ण नगर था, जबकि कन्नौज सुंदर था। श्रावस्ती और कपिलवस्तु ने अपना धार्मिक महत्व खो दिया था और नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में शिक्षा 9 से 30 वर्ष की आयु के बीच दी जाती थी, जो अधिकतर धार्मिक होती थी। शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी और उनकी लिपि संस्कृत थी। भारतीय शिक्षा, साहित्य और ललित कला के प्रेमी थे। उन्होंने यह भी बताया कि जाति व्यवस्था कठोर थी, इसमें पर्दा प्रथा नहीं थी और महिलाओं को शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, लेकिन सती प्रथा भी प्रचलित थी। लोग सरल, ईमानदार और उच्च नैतिकता वाले थे। वे अपने भोजन और पेय में मांस, प्याज और शराब से परहेज करते थे। उन्होंने कहा कि भारतीयों का विदेशों के साथ अच्छा व्यापार होता था और पूर्व तथा पश्चिम में समृद्ध बंदरगाह और समुद्री तट थे। भारत विदेशों को कपड़ा, चंदन, औषधीय जड़ी बूटियां, हाथी दांत, मोती, मसाले आदि निर्यात करता था और सोना, चांदी और घोड़ों का आयात करता था। ह्वेंत्सांग ने भारत को एक समृद्ध और वैभवशाली देश बताया।